अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से जिस तरह के तबसरे इस वक्त आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। बाज़ औक़ात जो सेंटिमेंट्स हैं वो आप नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करके सूरत हाल को ख़राब करते जाते हैं। इस वक्त हम उसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स ना होने के बराबर हैं। जो पड़े भी हुए हैं वो धार मांगे के पैसे हैं, अपने नहीं हैं। तो ये तो सबको पता है, मुझे भी पता है, और शायद जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या मौजूदा वज़ीर आज़म या वज़राए ख़ज़ाना माजी के और हाल के, इन सब को मेरे से बहुत बेहतर पता होगा। तो हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकलेंगे कैसे, इसका कोई मैजिकल सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। हमने पाकिस्तान के साथ पिछले 8-10 सालों में जो खेल कूद की है उसकी सज़ा हमें अब मिल रही है। एक बहुत ही अजीबोगरीब सियासी कशमकश थी। इमरान खान कभी धरना देकर यहाँ 126 दिन कहते थे मैंने बॉडी जमहूरियत की खिदमत की है कि मैंने 126 दिन धरना दिया। पीछे उसके इस्टेब्लिशमेंट थी, उसमें कोई शक व शुबे की अब गुंजाइश नहीं है। वेल डॉक्यूमेंटेड उसकी तफसीलात जो हैं वो अब सामने आ चुकी हैं। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत बन जाती है तो उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी। वो 3.5 साल जिस तरीके से हुकूमत करते रहे सेम पेज के साथ, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट थी, और जो उनकी हुकूमत गिरी उसके पीछे भी उन्हीं का ही हाथ था। और अब उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती की। ये नहीं बताते कि 2018 में उनकी हुकूमत बनी कैसे थी, जिसको मिस्टर एक्स करके अब ये लाहौर के पंजाब के इलेक्शंस के दिनों में इन्होंने बुरा भला कहा। अगर वो इंतखाबी धांधली के अंदर जो कुछ भी वो गलत कर रहा था तो इमरान खान ने सही किया, लेकिन 2018 में वही मिस्टर एक्स कराची में जब इनको प्लेट में रख के सीटें दे रहा था उस वक्त सच बोलना बिल्कुल याद नहीं आया। जिनको अब ये चोर और डाकू कहते हैं वो फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व हैं लोग, सारे नहीं हैं उसमें से, कोई 70-80% तो जाली मुकदमात थे। इमरान खान ने कैसे बनाए वो मुकदमात 3.5 साल। आप कहते हैं नैब जनरल बाजवा के नीचे थी, इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी, इनके नीचे नहीं थी। इमरान खान आप वज़ीर आज़म थे, राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हिरन किसने डाली, उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है या उस ANF के DG के ऊपर आयद होती है? किसी एक को तो ज़िम्मेदारी मान लेनी चाहिए। तो पाकिस्तान एक मुल्क की तरीके से चलाने की बजाय आप ज़ाती मलकियत के तरीके से चलाने की कोशिश करें तो उसकी सज़ा पूरी कौम को मिलती है, 22 करोड़ लोगों को, जो हमें मिल रही है। और ये अब सज़ा मिलती रहेगी, हम इससे बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा था, ये IGI 2 था, ये जो इमरान खान की हुकूमत दिलवाई गई थी जिस तरीके से, उसकी सज़ा इस्टेब्लिशमेंट को भी मिली है। किसी आर्मी चीफ़ को शायद इन अलकाबा से नहीं पुकारा गया जो पिछले 7-8 माह में पुकारा गया। फ़ौज के अंदर एक बाकायदा तकसीम वाली कैफियत पैदा होगी। रिटायर्ड लोग जो थे वो जलसे जुलूसों में जाके तो आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बोलते रहे। तो ये हम इन तजर्बात से हमें आगे निकल के कुछ सीखने की ज़रूरत है। PDM की तरफ आ जाएँ तो PDM की सियासत अभी भी वो 1947 में फंसी हुई है। बाप के बाद बेटा, बीवी के बाद खामन, उससे आगे नहीं निकल रहे। जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या वो डिफिट का केस इमरान खान ने तख्लीक किया था बाकायदा अपने वो शहजाद अकबर के साथ बैठ के। शर्मनाक हरकत थी। ना ये सोचा कि मुल्क का क्या होगा, ना ये सोचा कि डिफिट की पाकिस्तान को वो इमदाद आ रही है कल को बंद हो जाएगी। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन वाली एक शक्ल में ये पाकिस्तान में बहुत से कारोबारी इदारे करते हैं। लेकिन जो शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पे या वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठा हो, वो ख़ुद या उसका बेटा इन कामों में मुलव्वस हो, तो उसको काबिल सताइश नहीं बल्कि काबिल शर्म ही कहा जा सकता है। शहबाज शरीफ वाले उस केस के हवाले से जो डॉक्यूमेंट शहजाद अकबर दिखाते रहे उसके मुताबिक तो ये पैसा घुमा के TT के ज़रिए पाकिस्तान वापस लाते रहे। ये एक अफसोसनाक पहलू है, वो भी पाकिस्तान की रियलिटी है। इमरान खान की नाहल हुकूमत थी, इनके पास ना मनसूबा था, ना इनको हुकूमत चलानी आती थी। वुज़रा इन्होंने उधार से इस्टेब्लिशमेंट से लिए हुए थे। इनका क्या ताल्लुक़ था अपने वज़ीर कामर्स के साथ, जो ट्रेड मिनिस्टर इन्होंने बनाए थे वो इमरान खान की किस जमात का हिस्सा थे? रज़ाक दाऊद, इनको मालूम है उनका? ये शायद जानते भी नहीं होंगे। हफीज़ शेख इनके पास कैसे आए थे? शौकत तरीन इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना कैसे लाए थे? इनमें से शायद बहुत सारे लोगों को इमरान खान उस दिन मिले होंगे जब वो वज़ारत का कलमदान उठा के वज़ीर आज़म से मिलने आते होंगे, या कलमदान उठाने से पहले वज़ीर आज़म को सलाम करने आते होंगे। अदरवाइज़ ये उनको जानते नहीं होंगे। बाकी इनकी वज़रा की हालत क्या थी? 2 हेल्थ मिनिस्टर्स करप्शन के चार्जेस से हटाए थे। पता किया था बाद में कि नैब की हवालात में उनमें से कौन सा बंद हुआ है? नहीं पता कर सके ना, क्योंकि उस वक्त इंटेंट सिर्फ ये थी कि अपोजिशन में शाहिद खाकान को कैसे बंद करना है, मिफ्ता इस्माइल को, एहसन इकबाल को, इनको जेलों में कैसे डालना है। इंसाफ सिर्फ पार्टी तहरीक इंसाफ का नाम ही था, इंसाफ की कोशिश नहीं थी। अगर करते तो पाकिस्तान में इनके साथ हुकूमत गिरने का ये दिन जो इन्होंने देखा 9 अप्रैल को, ना इन्हें देखना पड़ता। जिनके कंधों पे बैठ के आए थे उन्हीं के कंधों पे बैठ के वापस गए हैं। इससे आगे पाकिस्तान को ले जाएं। पाकिस्तान 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर बहरानी कैफियत देखी थी, जो अब हम दोबारा देख रहे हैं। उसका नतीजा क्यों है ये जो हम देख रहे हैं?
क्योंकि 8-10 साल में सड़कों के ऊपर इमरान खान रहे हैं, हुकूमत में रह के भी सड़कों पे रहे हैं, अपोजिशन में रह के भी सड़कों पे रहे हैं। और जो PDM की सारी पार्टियां हैं उनके ऊपर जो माजी में आज से 30 साल पहले इल्ज़ाम थे, अब भी वही इल्ज़ाम हैं। अभी भी कोशिश यही है कि बाप के बाद बेटा आ जाए, बेटे के साथ उसकी को बीवी बच्चा आ जाए, उससे आगे सियासत उनकी भी नहीं निकली। तो फिर लोगों को 22 करोड़ लोगों को फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग अपनी अपनी दुकानदारी चमकाते रहें, कभी इमरान की दुकान चमक जाएगी, कभी शहबाज की दुकान चमक जाएगी, पाकिस्तान के लोगों का भला नहीं होने वाला। पाकिस्तान के लिए सोच के कुछ असूल ज़ाबित वदा करें, कुछ अदारों को चलने दें, कुछ निज़ाम हुकूमत चलने दें। यहाँ पे ना इमरान ने चलने दिया है और ना ये PDM वाले चलने देंगे। मैं बहुत ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये लोग अपनी अपनी सिर्फ ज़ात की खातिर सियासत कर रहे हैं। अभी भी इमरान का पूरा शोर सिर्फ इस बात के ऊपर है कि वज़ारत उज़्मा से शहबाज को निकाल के उनको दोबारा वज़ारत उज़्मा मिल जाए। शहबाज शरीफ ने 9 अप्रैल को क्यों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वज़ारत उज़्मा ली कि इमरान से जान छूट जाए, करप्शन के केसेस से भी जान छूट जाए और वज़ारत उज़्मा उनको मिल जाए। पाकिस्तान की खातिर ना शहबाज शरीफ ने हुकूमत ली है, ना पाकिस्तान को बचाने की खातिर इमरान खान सियासत कर रहे हैं। वो रोज़ाना जो ये शख्स बताए कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ एटम बम देना पड़ जाएगा, वो पाकिस्तान का भला नहीं सोच रहा। पाकिस्तान का भला सोचते तो कोई तरीक़ाकार बताते, पार्लियामेंट में बैठ के किसी तरीक़ाकार पे बहस हो जाती, बात हो जाती। लेकिन हम मुल्क को ना फसाद से निकलने देंगे, ना इस तफरके से निकलने देंगे। हम एक तूफ़ान चाहेंगे कि यहाँ बरपा रहे, एक क्योस रहे पाकिस्तान में, उसमें किसी की बारी लग जाए बस उसकी उस दिन लॉटरी है, वो उस दिन पाकिस्तान सबसे अच्छा है। उस दिन जो भी जनरल होगा वो सबसे अच्छा होगा, और जिसकी हुकूमत गिर जाएगी उसके लिए जनरल भी बुरा, पाकिस्तान भी बुरा, अदालतें भी बुरी और सब कुछ चोरी चकारी। आज इमरान खान ने आज़म स्वाति की कहा एक ट्वीट के ऊपर जो कुछ हुआ है, मुझे बड़ा दुख है। आज़म स्वाति या कोई और हो, मुराद सईद हो, कोई और शख्स हो, उसके साथ किसी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। काबिल मज़म्मत है सख्त तरीन अल्फाज में और काबिल अफसोस है। लेकिन एक ट्वीट वो थी जो DG ISPR ने की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला, चीफ एग्जीक्यूटिव के फैसले को कहा था कि ट्वीट उन्होंने कहा था कि डिसीजन इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड। DG ISPR प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रूव की हुई समरी को कह रहे हैं कि द ट्वीट, वो कह रहे हैं द समरी इज़ हेयर बाय रिजेक्टेड। उस ट्वीट के ऊपर नून लीग की हुकूमत गिर गई थी। इमरान खान उस वक्त किस साइड पर खड़े थे? कभी अपनी सियासत को मुड़ के देख लें, हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इमरान ही देख लें। पॉपुलर क्रिकेटर थे 92 के, पूरी कौम ने पीछे इनके खड़े होकर इनको हुकूमत दिलवाने में रोल अदा किया। एस्टैब्लिशमेंट ने सीटें पूरी करवाई, सीटें पूरी नहीं थी इनकी, और पूरी कौम इनके पीछे जम के खड़ी रही। तो इमरान ने रिटर्न में दिया कि इस कौम को सिर्फ फसाद, तफरका। जब तक हम इस कौम का नहीं सोचेंगे पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। लिख के रख लें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको कहीं ना कहीं बैठ के इंसाफ की बात करनी पड़ेगी। इस पार्लिमान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी पार्लिमान का रुकन थे 4 साल से इमरान, जिस पार्लिमान में अब वो कहते हैं मैंने जाना नहीं। इसी पार्लिमान में बाकी लोग इनके साथी रुकने पार्लियामेंट थे, कहते हैं अब उसमें जाना नहीं। जब हुकूमत मिल जाए तो फिर पार्लियामान में बैठना ठीक है, जब हुकूमत ना हो फिर पार्लियामेंट से ज़्यादा बुरी चीज़ ही कोई नहीं, उसको आगे लगा देनी चाहिए। शेख रशीद के अल्फाज हैं। आज इन्होंने 17 दिसंबर का बोला है कि वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे, पंजाब असम्बली और KP असम्बली। और कौमी असम्बली में इनके 25 अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं, और वो 125 जाएंगे और स्पीकर के सामने जाकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लें। अब पाकिस्तान को अगर तो इस फसाद से निकालना है तो इलेक्शन की एक तारीख या तो मई का फर्स्ट वीक कर लें या बजट के फ़ौरन बाद कर लें, लेकिन उसके ऊपर करके हमें इससे आगे निकलना चाहिए इस बहरानी कैफे से। लेकिन इमरान खान से पहले एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि जो इंतखाबी नताइज होंगे उसको मानेंगे। 13 की तरह आके 1 साल के बाद यहाँ धरना दे के फिर नहीं बैठ जाएंगे कि हुकूमत गिरा दो, इस्तीफ़ा लिए बगैर घर नहीं जाऊँगा। ये नारे सुन सुन के अब इस कौम की बस हो गई है। ना कोई कारोबार चलता है, ना कोई सरकारी अफसर काम करता है। वो इस्टेब्लिशमेंट आपके पास खड़ी हो के पहले एक दफ़ा हुकूमत दे के तजर्बा कर चुकी है, वो भी तजर्बा नहीं करेगी। तो पाकिस्तान को हम इस तरह नहीं छोड़ सकते, पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। तो उस इंतखाबी नताइज के ऊपर आप मानेंगे, ये भी कहीं लिख के दे दें किसी को, इसी पार्लियामान में आ जाएँ और वहाँ बयान दे दें कि इन नताइज को मैं तस्लीम कर लूँगा। कोई तरीका समझ ही नहीं आता कि इस मुल्क से फसाद कैसे ख़त्म हो और मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी आगे कैसे चले। आज इन्होंने NRO के हवाले से कुछ बयान दिए हैं कि पहला NRO मुशर्रफ ने दिया था, दूसरा जनरल बाजवा ने इनको दिया। जनरल बाजवा का 2018 का जो NRO का अरेंजमेंट था उससे बड़ा तो ग्रेटर अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता ना। मदर ऑफ ऑल NRO होनी चाहिए वो तो, जिस तरीके से 2018 में आपके साथ सारे लोग इकट्ठे करके आपको हुकूमत दी गई थी। बाप पार्टी क्रिएट करके बाकायदा हुकूमत नून लीग की थी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी उसमें से निकल आई एक, बलोचिस्तान की हुकूमत गिरा के, तो आपके बंदे पूरे करने के लिए। सुनिए, इनको सारों को पाक किया जा रहा है NRO 2 दे के। NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको।
हमें कई दफ़ा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे कि जी छोड़ दें, एहतसाब को छोड़ दें, इक़्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, इकॉनमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। आपके 3.5 साल में जितनी अपोजिशन के लोग जेल में थे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो कि जितनी अपोजिशन के लोग आपने जेलों में डाले थे किसी और ने डाले। बहरहाल ये एक जनरल बाजवा के लिए और बाद में आने वाले तमाम आर्मी चीफ के लिए भी एक सबक है कि कभी इस तरह का एक आर्टिफिशियल तरीके से आपको मॉडल क्रिएट करके किसी को हुकूमत नहीं देनी चाहिए। नेचुरल एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होना चाहिए, जो जीते वो हुकूमत बनाए, जितवाया नहीं जाना चाहिए मसनूई तरीके से। इदारे इलेक्शन करवा दें। सुनिए, मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। उस मॉडल के ऊपर रजामंदी देनी चाहिए कि जिसके अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना कर सके, किसी इमरान खान या किसी IGI में नवाज शरीफ की हिमायत ना हो सके। दोनों बेनिफिशरी हैं इसी सिस्टम के, इसी इस्टेब्लिशमेंट के। IGI 1 के अंदर नवाज शरीफ और इस IGI 2 के अंदर इमरान खान। तो दोनों बैठें पहले मेज़ के ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करें जिसमें जिसका वोट है उसी को मिले और वही जीते, उसी की हुकूमत बने। न्यूट्रल के लिए इमरान खान ने जो कुछ कहा है 7-8 महीने में, वो उसकी वजाहत खुद ही कर सकते हैं कि आज इस न्यूट्रल से दिखाइएगा। ये बात असूली तौर पर दुरुस्त है कि फ़ौज मजबूत होगी और उसके अवाम के दिलों में ज़्यादा मोहब्बत जागेगी जब वो हुकूमतें बनाने और गिराने वाले काम से बाहर निकल जाएंगे। किसी नवाज शरीफ, किसी इमरान खान की हुकूमत बनाने के लिए उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन इमरान खान से मेरा दोबारा सवाल है कि 2014 के धरने में सहूलतकारी किसने की थी और 2018 के इंतखाबात इनको जितवा के वज़ीर आज़म बनाने में सहूलतकारी किसने की थी? किसी दिन उसका भी नाम बता दें, क्योंकि आप जो कुछ ये जनरल बाजवा को कह चुके हैं वो तो सारा कुछ कह चुके हैं ना कि गैर मुल्की साजिश, रजीम चेंज। तो अब अपना भी बता दें कि 2014 के धरने के पीछे कौन था, 2018 में इनकी हुकूमत बनवाने के पीछे कौन था। जिस दिन सच बोलेंगे उस दिन आपका पता चलेगा कि अब आपने गलत और सही में तफरीक करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ सिर्फ अपनी ज़ात, अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए एक तरफ उंगली उठा के निशाना बनाना वो दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है। 17 दिसंबर, अब आखिरी पटारे के अंदर से जो सांप निकलना है वो 17 दिसंबर है। असम्बलियाँ तोड़नी है या नहीं तोड़नी, परवेज़ लाई के हाथ में वो चाबी है उसकी, जिसके बाद फैसला होगा कि ये इधर को मुड़ते हैं या इधर को मुड़ते हैं। दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह 17 तारीख को हम हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाअल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हमारे जो 123 या गालिबन 125 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं जो हमारे, इन्होंने अभी तक इस्तीफे कबूल नहीं किए, हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। आज जो शुरा है हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, सलीम मांडवी वाला साहब हैं और शेख वकास अकरम है। तो ज़ुबैर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ। ज़ुबैर साहब, आप ये फरमाइएगा कि 17 दिसंबर को आपको लगता है कि बहुत झटका बड़ा मिलने वाला है जिसके बाद इंतखाबात हो ही जाते हैं? मेरा ख्याल है 17 दिसंबर आने दें, क्योंकि इमरान खान का एक तो जो उनका स्टाइल है, मतलब वो हमेशा ये करते हैं कि जी ऐसे लगता है कि कोई डेट अनाउंस करती है। अब वो आई एम नॉट श्योर कि वो 17 को वो ऐलान करेंगे कि कब तोड़ने असेंबली, या 17 को वो बिल्कुल एक फर्म डेट दे देंगे। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हम हुकूमत में हैं, हमें उसी वक्त रिएक्ट करेंगे जब वो एक्चुअल ऐलान करेंगे और डेट के साथ ऐलान करेंगे। अगर तो वो ऐलान करते हैं कि जी हम मार्च की फ़लानी तारीख को डिज़ोल्व करेंगे पंजाब की असेंबली या KP की असेंबली, तो हमारा रिएक्शन उसी हिसाब से होगा।
अगर वो करते हैं कि जी दिसंबर से पहले दिसंबर में ही कर देंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। शेख वकास अकरम साहब से भी पूछ लें। शेख साहब, आपको कब नज़र आते हैं इंतखाबात? देखें जी, इंतखाबात डेफिनेटली वक्त से पहले होंगे, मगर ये जो इस वक्त 2-3 पार्टियां आपस में बैठ के बैकडोर चैनल से नेगोशिएट कर रही हैं, ये किसी जगह पे पंजाबी में कहते हैं कोई अच्छा सा टक लग गया तो बस उसके बाद डेट आ जाएगी। ये जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, चाहे हुकूमत कह रही है चाहे कोई भी कह रहा है, ये आप बस ऐसे ही समझें कि ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है। पीछे इनके मामला चल रहे हैं, वो जिस दिन मुकमुका हो जाएगा, मुकमुका तो मुराद एक डेट आ जानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और वो वक्त से बहरहाल पहले होंगे। शेख साहब, एक जो तासुर मौजूद है वो ये है कि या तो बजट से पहले करवा लें मई के शुरू में, ताकि नई हुकूमत आ जाए और वो अपना बजट पेश कर ले, तो या बजट अनाउंस करने के फौरी बाद। उससे पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मार्च के एंड से रोज़े शुरू हो जाने हैं, तो ये दरमियान वाला पीरियड हमारी जो इकॉनमी के हवाले से है बड़ा ही मुश्किल है। अभी आपको IMF का प्रोग्राम बहाल करना है, कई और चीज़ें करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 60 रोज़ 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन है। सर देखें, IMF का प्रोग्राम बहाल करने से पहले जो आपने उनसे वादा किया हुआ है 650 पौने 700 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस लगाने हैं वो आप लगाएंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। अब फैसला तो ये करना है भाई कौन सी हुकूमत अपने हाथ से, ये जो हुकूमत बैठी है जो ये वादा करके आई थी कि हम आते साथ ही इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से जो मीशत नीचे गई है हम आपको बाहर निकाल लाएंगे, क्या ये हुकूमत जो है जो उस वक्त IMF के प्रोग्राम की मुखालफत कर रही थी, क्या ये हुकूमत जो है वो इस वक्त नए टैक्सेस लगा के IMF को बहाल करना चाहती है, या ये सर्विस भी वो अगलों के लिए छोड़ना चाहते हैं? ये इनका अपना फ़ैसला है। ये भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, मगर इस वक्त जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, जो आरिफ अलवी साहब के पास भी पैगामात ले जाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वो यही है कि जनाब ठीक है इलेक्शन तो ऐसी अनाउंस करा छड़ दें, मगर आप लोग जो है इतला ये है, मगर आप लोग जो है वो 90 दिन की बजाय उसको साल 1.5 साल के ऊपर हुकूमत निगरान हुकूमत को आगे ले जाएँ, तो अब आप करवा लें, हमें कोई ऐसा एतराज़ नहीं है असम्बलियाँ जो है वो सारी ख़त्म करने में। तो कोई पहले कराए या कोई बाद में कराए, हालात या तो ये बाद में कराएं, इसलिए बाद में कराएं कि ये उससे पहले इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकते हैं, तो फिर तो 100 बिस्मिल्लाह है, फिर तो ये होना चाहिए। अगर ये इस मुल्क को उस बहरान से नहीं निकाल सकते तो ये तो अपने लिए फिर मसाइल पैदा कर रहे हैं। जितना इलेक्शन लेट करेंगे, जितने मसाइल बढ़ते जाएंगे, जितने इनके कंट्रोल से बाहर रहेंगे, पॉलिटिकली भी ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो जहाँ पे इस किस्म की अनसर्टेनिटी हो, इस किस्म का अनरेस्ट हो, और जिस मुल्क में इन हालात में जहाँ कहते हैं कि टेक्निकली चीज़ें डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं, बस अब सिर्फ डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना है, उस मुल्क में भी जब शाम को हम TV के ऊपर बैठ के तकरीबन तमाम चैनल्स के ऊपर हर रोज़ सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हो बे किने किनू फड़िया सी, किने की गलत कीता सी, किने की अच्छा कीता सी, आज डार साहब अलवी साहब को मिले, आज अलवी साहब ने फ़लान कह दिया, फ़लाने ने ढींग कह दिया। जिस मुल्क में मुआशी हालत डिस्कस होनी चाहिए उसमें आज भी यही चीज़ें लोगों को इदराक नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए उसकी रीज़न उतनी जल्दी उसकी रीज़न ये है कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2-2 घंटे कौम से खिताब में यही बातें करें जो अभी इमरान खान ने या डे बिफोर यस्टरडे शहबाज शरीफ ने दोहराई थी, तो वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो मुल्क के मौजूदा और साबिक वज़ीर आज़म कौम से खिताब ऐसे ही आप आया डिस्कस करें कि हालात बड़े मुश्किल हैं, इकॉनमी को पहले बचाएं, इलेक्शन की बातें बाद में करेंगे, वो NRO 2-1 को बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिर हम भी बाद में डिस्कस करेंगे। जुबैर साहब से भी पूछ लूँ मैं, जुबैर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, शेख जुबैर साहब से पूछ लूँ पहले, इन्होंने कहा कि 1.5 साल के लिए केयर टेकर लिए हैं, ये प्रेसिडेंट अलवी साहब से एक बात डिस्कस हो रही है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूज हूँ क्योंकि 1.5 साल कोई आईनी तरीका नहीं हो सकता केयर टेकर्स लाने का। आपकी तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आई है? नहीं, मैंने तो नहीं कहीं सुनी ऐसी तजवीज़, और ये तो मेरा ख्याल है नदीम पिछले 30 साल से पाकिस्तान का बिल्कुल सेम साइकिल रिपीट होता है। हम कहते हैं कि अब ऐसा ख़राब माहौल हो गया है कि अब जब तक लंबे अरसे के लिए केयर टेकर आनी चाहिए और फिर वो आके मामलात को ठीक करेगी और फिर जाके इंतखाबात होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान के आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, 3 महीना मैक्सिमम पीरियड है, और अगर तो लंबे अरसे के लिए तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट उसका अप्रूवल तो उसी वक्त देगा जब अगर बिहाइंड द सीन कोई लॉजिक समझ आएगी कि जी क्यों लंबे अरसे, और वो क्या केयर टेकर के वो जो लोग होंगे उनके पास ऐसा क्या होगा कि वो मुल्क की मईशत को ठीक करना शुरू कर देंगे।
क्योंकि मईशत जो चलती है वो किसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पर चलती है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस के बेसिस पर डार साहब से पूछे ना उनको। नहीं, मैं तो डार साहब से क्या पूछूं? यही पूछें जो आप पूछ रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ आरिफ अलवी साहब के क्वार्टर से तो यही खबरें आ रही हैं। मैंने आपको बताई, आप पूछ लें उनसे, डार साहब से। मतलब आपको डार साहब ने बताया होगा, मुझे नहीं डार साहब ने बताया। तो ब्रेक ले ले इस नुक्ते पे, ब्रेक ले ले इस नुक्ते पे, ब्रेक से वापसी पे जवाब पूरा कर लीजिएगा, ब्रेक ले ले। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, आपकी बात मैंने दरमियान से ब्रेक आ गई थी उचकली उस वक्त, दोबारा आप ही की तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तानी अवाम 22-23 करोड़ 25-30% की महंगाई और जो कुछ बहरान है हमारी डॉलर्स का और पाउंड का, कितना अरसा बर्दाश्त कर लेंगे? क्या ज़िंदा रह जाएगी कौम इसी सियासी सूरत हाल के अंदर? मेरा ख्याल है मईशत के जो चैलेंजेस हैं वो सबको पता है। आपने महंगाई का जिक्र किया, महंगाई बहुत ज़्यादा है और अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको पता है, मैं तो नंबर्स की बात करता हूँ, उसमें झगड़ने की तो बात ही नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के डिनाई करूँ। इसी तरह से दूसरे जो आज़ादोशुमार हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सीरियस सिचुएशन है। IMF के हवाले से एक टफ नेगोशिएशंस इस वक्त हो रही हैं। डार साहब पूरी उम्मीद हैं कि वो हम कंडीशंस मीट कर लेंगे, जो भी कंडीशंस हैं, और वो कंडीशंस मीट करना लाजमी है, पाकिस्तान के लिए लाजमी है। बिकॉज अगर वहाँ से IMF के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए वो एक्सटर्नल जो सिचुएशन है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो बढ़ जाएंगी और उसको मीट करना कोई इतना आसान नहीं होगा। सो येस, आई एग्री कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग और उसको ज़ाहिर है पुरज़म है, डार साहब तो पुरज़म है, चैलेंज है और वो समझते हैं कि पहले भी उन्होंने निकाला था पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से, अब भी निकालेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि ये जो इस वक्त जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आई थिंक दे आर फार मोर सीरियस देन वी हैव सीन इन रीसेंट ईयर्स। आप शेख वकास साहब क्या कहते हैं? क्योंकि अगर आप दवाइयों वाली दुकान पे जाएं ना तो उनसे पूछें दवाइयों की कीमत, तो पता चलेगा कि 2-3 गुना एक दवाई की कीमत ऊपर जा चुकी है। आधी से ज़्यादा दवाइयाँ, मैं हो सकता है मुबालगा कर रहा है, इससे जितना काम ले रहा हूँ, आप 50% कह लीजिए, 50% दवाइयाँ आपको मार्केट में शॉर्ट मिलेंगी। क्यों शॉर्ट मिलेंगी? क्योंकि उनके रॉ मटेरियल की इंपोर्ट में इशूज़ हैं, कीमतों के इशूज़ हैं बढ़ने के बावजूद। मतलब एक दवाई 700-800 की थी, वो 2200-2300 की हो चुकी है और फिर भी शॉर्ट हैं। वो छुपा के आपको अगर जानने वाला है तो आपको दे देगा, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, पीछे से कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। ये सूरत हाल हो, नान रोटी की कीमत पूछें तो वो बंदा एक दिहाड़ीदार शाम को बच्चों के लिए सिर्फ सूखी रोटी भी पूरी नहीं कर सकता। तो मुझे तो समझ नहीं आता हम क्या करने चाह रहे हैं इस कौम के साथ। देखें नदीम भाई, डार साहब हों या कोई भी साहब हों फॉर दैट मैटर, जो पाकिस्तान को इस क्राइसिस में निकालेगा उसकी बड़ी मेहरबानी होगी। और सर ओवरनाइट नहीं निकलेगा, यह अब साल 6 महीने का प्रोसेस है। हमने 10 साल खेल कूद की है, अब साल 6 महीने से पहले आप इसको पाँव पे खड़ा भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं, साल 6 महीने भी थोड़े हैं, साल 6 महीने से भी ज़्यादा लगेगा। मगर बात यह है कि डार साहब क्या इसको ये कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस किस्म का कोई क्विक फिक्स है जिस क्विक फिक्स के थ्रू चीज़ें जो है ओवरनाइट ठीक की जा सके। जैसे आप ख़ुद कह चुके हैं, आपने दवाइयों का जिक्र किया है, दवाइयों का जो ख़ाम माल है वो ज़्यादा बाहर से आ रहा है और उसकी LCs खुल नहीं रही हैं इसलिए कि डॉलर मुल्क से बाहर ना चला जाए। स्टेट बैंक है, उसने LCs रोकी हुई हैं, वो भी ऑब्वियसली इन्हीं के मतहत है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मुख्तलिफ बहानों से पुरानी पार्टियों को जो है वो डिस्करेज कर रहे हैं कि आप LCs ना खुलाएँ। मुझे तो यहाँ तक मैं ख़बर पढ़ रहा था कि कई सफारत खानों में भी इस महीने की तनख्वाहें जो है वो डॉलर के हवाले से रोकी गई हैं कि इस साल जो है वो इस महीने जो है वो डॉलर जो है बाहर ना जा सके। सो सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जिनकी स्पेयर पार्ट्स हैं, जिनकी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, वो यहाँ जैम पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। ये चीज़ें बेहतर नहीं होने लगी हैं, इसलिए कि बेहतर होने का कोई रास्ता हमें हुकूमत नहीं दिखा रही है। इल्ज़ाम तराशी तो दोनों तरफ से हो रही है मगर हल कोई नहीं है। ये श्रीलंका की लोग बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि श्रीलंका बनाने वालों को हम नाकाम करेंगे। श्रीलंका का मेन रौला क्या था? श्रीलंका का मेन रौला, जहाँ मईशत के साथ साथ जिस चीज़ ने उसको हवा दी है
उनके सदर, उनके वज़ीर आज़म, उसकी मशीर, ये सारे इको ख़ानदान दे सन, सारे इको फैमिली दे सन, सारे रिश्तेदार सन। जैसे दिल करता था वैसे फ़ैसले करते थे। IMF में जब जाने का टाइम था तब गए नहीं, और जब भूख से मरने लगे तब IMF आने को तैयार नहीं था। उधर भी उन्होंने इसी तरह इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि डॉलर बाहर ना जा सके, और अल्टीमेटली इसके बावजूद वहाँ पे प्राइस हाइक हो गई। और फिर 1000 चीज़ें हैं जो श्रीलंका के केस में बताई जा सकती हैं, मैंने सिर्फ आपको 1-2 मोटी बताई हैं। और लेबनान में क्या हुआ आप वहाँ सर, श्रीलंका में आग लगने की वजह सबसे बड़ी एक ही थी जो हमारे यहाँ भी है, वो है आपके पास डॉलर नहीं है। श्रीलंका के पास भी डॉलर नहीं था, वहाँ वो ऑयल इंपोर्ट के लिए भी डॉलर नहीं था, जहाँ से फिर वो मुजाहरे शुरू हो गए, राइट्स शुरू हो गए। आप उस सूरत हाल से अभी तक बचे हुए हैं, उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी रहे तो आइंदा भी आप शायद 6 महीने साल बच जाएंगे उससे, आपको मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, दोस्त ममालिक से, सऊदी अरब यूएई से कुछ मदद मिल जाएगी, लेकिन आपको इससे निकल के आगे गुजरना पड़ेगा। आपसे नहीं एग्री करता, ना, मैं मलिक साहब आपसे माजरत के साथ, अब भाई हैं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैंने ये जो आपको बातें बताई हैं, ये जिस दिन उनकी ऑयल ख़रीदने के लिए डॉलर नहीं थे, ये उससे 4 महीने पहले की मैंने बातें बताई हैं कि ये सारे वहाँ काम होते रहे, वहाँ इसी तरह इंपोर्ट बंद की गई, वहाँ इसी तरह वो IMF के पास नहीं गए जब उन्होंने जाना था, वहाँ उनके पास खादें और पेस्टिसाइड्स तक बंद हो गए, उनकी फूड 6-8 महीने पहले से नलायकी शुरू हुई, फूड सिकेस्ट्री होगी, बिकॉज वहाँ से उनकी फसलें जो हैं उनके लिए टाइम के ऊपर वो यूरिया तक नहीं पहुँच सका, DAP तक नहीं पहुँच सका। होते होते एक दिन ऐसे आया, पता चला कि एक तेल का जहाज़ खरीदने के पैसे नहीं थे। तो हम ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो है, और इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी होके आपको ये ट्रस्ट और हिम्मत तो हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट ने घरों डॉलर तो नहीं दे छड़ने तो। इशू तो आपका फिर वहीं पे आके खड़ा हो गया। इशू तो ये है शेख वकास साहब, जुबैर साहब, मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूं, मैं जी इसमें ये देखें, मैं सिमिलैरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि सर एक मुझे अगर दे दें एक मिनट, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट है, बहुत सी कदरें जो है, मगर इस वक्त तक पाकिस्तान में वो हालात खुराक के नहीं हुए जो उस वक्त श्रीलंका में थे, मुश्तरक नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, बिल्कुल एक जैसी हैं, और बहुत सी एक जैसी नहीं है, इसीलिए आप अभी तक यहाँ पे खड़े हैं। आप लेबनान में चले जाएं, आपका और उनका केस किसी हद तक मुश्तरक है, किसी हद तक नहीं, बट जस्ट बिकॉज आपका केस उनकी तरह पूरा 100% नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे करतूतों की वजह से हम वहीं नहीं पहुँचने लगे जहाँ वो पहुँच गए हैं। हमारे पास फिर भी रब की मेहरबानी से वक्त है, हमारे पास टाइम है अपने आप को ठीक करने का, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने का कि हम इस मुसीबत की तरफ ना पहुंचे जहाँ लेबनान और श्रीलंका पहुंच गए। हमें फिलीपींस की तरह करना चाहिए। मेरा ख्याल है फिर टाइम कम होता है, मेरा ख्याल है लेट्स एक तो देखें, एक डिफरेंस आपने एम्फसाइज करके कहा, और वो बात आप सही कर रहे थे कि श्रीलंका को जब IMF के पास जाना था वो नहीं गए। मेरा ख्याल है वो आप हमारे ऊपर नहीं इल्ज़ाम लगा सकते कि हम IMF के पास कब नहीं गए, हम IMF के पास। यही तो सबसे बड़ा रौला था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, जब फरवरी में जो इमरान खान की हुकूमत ने फैसला किया और उसमें उन्होंने खिलाफ वर्जी की और भरपूर अंदाज से खिलाफ वर्जी की, और बहुत ही गलत फैसला। एक तो ये उन्होंने यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो चुकी थी और पूरी दुनिया को पता था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी अगले चंद दिनों, हफ्तों, महीनों में, ये सबको पता था। इमरान खान साहब ने क्या किया, अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए क्या पॉपुलिस्टिक फैसला किया कि जी हम कीमत को कम कर रहे हैं, और साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि अगले 4 महीने फ्रीज कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और वो कह रहे हैं मैंने फ्रीज कर दिया। सो दैट वाज द रीज़न। तो हमें ये तो बिल्कुल 100% पता था, हमारा क्वेश्चन ही ये था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले कि क्या हम किस तरह से IMF के पास वापस जाएंगे और उनको अपना कॉन्फिडेंस दे के रिस्टोर करवा सकेंगे, एंड दैट वी डिड। सो हम ये तो नहीं कह रहे कि हमें IMF, और पहली दफ़ा भी मैंने जवाब में यही कहा था कि IMF इज़ फंडामेंटल टू पाकिस्तान एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म फाइनेंशियल वायबिलिटी अगर हमने सही रखनी है, क्योंकि IMF एक स्टैंडर्ड है जिसको अगर हम उनके जो भी डिमांड्स होंगी, और मुश्किल डिमांड्स होती हैं, कोई आसान तो होता नहीं है, लेकिन आपको फुलफ़िल करनी है। वो मुश्किल फैसले इसलिए होते हैं कि वो पॉपुलर नहीं होते हैं और अवाम पर असरअंदाज होते हैं, और अवाम का रिएक्शन आता है। जवाब दे दे तो जी 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 मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं एज एन इंडिपेंडेंट मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मलिक साहब को भी अंदाज़ा है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी इमरान ने किया, आप लोगों ने इसके बावजूद बड़े शौक से अदम एतमाद करके
बड़ी मदद इमदाद के साथ उनके बंदे हटा के आप वज़ीर आज़म भी बन गए, चलें ये भी ठीक हो गया। आपने कुछ तो सोचा होगा ना अब, और इतने समझदार आप जैसे लोग और डार साहब जैसे, और मिफ्ता, खैर मिफ्ता के तो इस वक्त आप जैसे ख्यालात नहीं हैं, उनके तो ख्यालात डार साहब के बारे में भी कुछ और हैं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कसूर किसी का भी था, इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर आप बैठे हैं, हुण सानू इस मसले चुक्कड़ दे के हो, हमें कैसे निकालते हैं? कोई तरीका है भाई हम इस अजाब में से निकल सके? जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो तो एक, जब ये हम बाय चॉइस आए थे, ये कोई जनरल इलेक्शंस नहीं था कि सबको हिस्सा लेना है, और चाहे ख़राब थे या अच्छे हालात थे, एवरी पॉलिटिकल पार्टी कम्स एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, और उसमें फिर अगर आप जीत गए थे, यहाँ हमारे पास चॉइस थी, वी कुड हैव डिलेड द होल थिंग, वी कुड हैव नॉट गॉन फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो आपका वो सवाल का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि हमने, जाहिर से बात है, कुछ सोचा होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं और ये मुश्किल तरीन इकनॉमिक चैलेंजेस अपने ऊपर ले रहे हैं, और सिर्फ 1-1.25 साल रहता है, 1-1.25 साल में आप वो सब नहीं कर सकते जो कि एक नई हुकूमत 5 साल के टेन्योर में आके फैसले करती है, जिसके बेनिफिट्स 2 साल के बाद, 1.5 साल या 2.5 साल के बाद आते हैं। तो यहाँ हमारे पास वो चॉइस और लग्जरी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने ये लिया। हमारे यहाँ एक ओपिनियन था, और बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था, कि जी ये अगर मुश्किल है, तो अगर ये इमरान खान के लिए मुश्किल है तो हमारे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास काबिलियत ज़्यादा है, हमारे पास समझ ज़्यादा है, हमने 3.5-4 साल इमरान खान की हुक्मरानी देख ली है, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। सो लेट्स मेक आवर बेस्ट एफर्ट, वी शुड नॉट फेल फॉर द लैक ऑफ एफर्ट्स, एंड आई थिंक डार साहब हों या प्राइम मिनिस्टर हों या दूसरे वज़रा हों, वी आर मेकिंग बेस्ट एफर्ट्स। क्या वो कितने सक्सेसफुल होंगे और क्या इकोनॉमिक टर्न अराउंड हो जाएगा, आई थिंक वी आर स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ऑल्दो लाइक आई सेड इन द फर्स्ट प्लेस कि बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। शेख वकास साहब, जब तक बेच नहीं ना खत्म, हम इस मुश्किल से निकल नहीं सकते। शेख वकास साहब, क्या इंतखाबी अमल जो है इस बेयकीनी को ख़त्म कर सकता है? और इंतखाबात इस सूरत हाल के अंदर अभी तो नहीं हो सकते, मतलब अगर जो कहते हैं ना इमरान खान ये समझते हैं कि 60 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे, 60 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में इंतखाबात जो है बिल्कुल अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन है वो, और एडॉकिज्म जो इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है, बिल्कुल उसको ख़त्म कर देंगे। खा किसी की भी हुकूमत बने, खा मलिक साहब कोई भी इलेक्शन जीते, कोई बाहर का बंदा इसलिए भी आपके साथ इस वक्त डील करने को तैयार नहीं है क्योंकि रोज़ मीडिया के उत्ते इंप्रेशन बन जाता है कि हुकूमत 3 महीने में गई, इंतखाबात अर्ली हो रहे हैं। इंतखाबात अगर बिल्कुल वक्त पे भी होते हैं तो 11 महीने बाद इंतखाबात है। कौन आपके साथ बैठ के इस वक्त मुआहदे करेगा जो 11 महीने के अंदर आप उनको ऑनर कर सकेंगे? उनको पता है पाकिस्तान है, पता नहीं कौन आएगा तो आके फिर पता नहीं साढ़े नाल की करेगा। सो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है। इसमें मैं आपको मिसाल देता हूँ फिलीपींस की। फिलीपींस डिफ़ॉल्ट में गया, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो साहब वज़ीर आज़म बने, उन्होंने हारने वाली पार्टी को अपने साथ बुला के बैठाया और आके कहा कि देखो मुल्क हमारा है, हम डिफ़ॉल्ट में है, क्राइसिस है, तबाह हो रहे हैं, अब मीशत निकालनी है, इकट्ठे होकर को फैसला करते हैं। सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस उठा के बाहर फेंके, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद एक इकोनॉमिक काउंसिल बनाई, उसको उन्होंने अपनी कोर्ट और अपनी असेंबली से भी ज़्यादा ताकत दे दी कि उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर बनाई। उस काउंसिल ने 1 साल के अंदर अंदर, ये माजी करीब की बात है, 1 साल के अंदर अंदर फिलीपींस को इकोनॉमिक डिफॉल्ट से बाहर निकाल दिया और उन्होंने अपनी पेमेंट्स करके अपनी जान छुड़ा ली। तुसी भी मुल्क वास्ते इकट्ठे हो जाओ, तुसी भी सारे बह जाओ। सोल्यूशन क्यों नहीं है? जब दुनिया देखेगी, इदारे देखेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं शेख वकास साहब, ये बात कहना बहुत आसान है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ के साथ बैठ के पाकिस्तान को बचाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो ये नहीं होना सर, ये नहीं होना। और सर मलिक साहब इसाक डार जाके, इसाक डार भी मियां नवाज शरीफ ही है ना, मलिक साहब इसाक डार भी मियां नवाज शरीफ ही है ना। इसाक डार जाके आरिफ अलवी को नहीं बैठ सकता, ये दो आपस से बैठ के पाकिस्तान वास्ते क्यों नहीं सोच सकते? केड़ी गल है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वकास साहब, मैं वैसे पुरजोर हम भी जुबैर साहब इस चीज का, आप लोगों की अनाएं इस मुल्क से ऊपर, मैं पुरजोर हम इस चीज का कि साथ चल के चले जाएं लाहौर, और इमरान खान अगर उनके चल के आने से मान जाते हैं तो मना लें उनको, ताकि इस मुल्क से फसाद खत्म हो जाए। ये सर साडे हल की होंदा है, जिसले साडे मलिक साहब साडे हल्के जो कोई रौला नहीं मुक रहा होंदा ना, और कोई जिद कर जाता है तो असी बड़े चौधरी भी होइए, MNA भी होए ने, हम चल के उसके घर चले जाते हैं। और यार तू जिद कर रहा है। वकास साहब मेरी बात सुनें। या तो हमें पता ना हो इमरान खान का,
मतलब सबका ही पता है ना, एक आपकी हिस्ट्री होती है, उसके बेसिस पर आप ओपिनियन फॉर्म करते हैं। आज के वक्त इमरान खान के बारे में जो ओपिनियन है, और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल ओपिनियन है, और हमने ये डील होते हुए देखा है। 3.5 साल तक वो हुक्मरान थे ना, ऑपोजिशन में नहीं थे, उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाते थे, एक स्टेप आगे लेके हाथ नहीं मिलाते थे। देयर वाज क्रिटिकल मीटिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल फरवरी 2019 में जब इंडिया ने वो उनका जहाज़ आया और गिरा, यहाँ वो थी प्रेजेंटेशन थी, आर्मी लीडरशिप की तरफ से थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आए, पीपल्स पार्टी, JUI, PMLN, PTI, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सारे थे। एक शख्स नहीं था, और जो कि जिसको होना जरूरी था, नेशनल इशू था, इमरान खान, बिकॉज ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एनीथिंग जिसमें वो आगे बढ़ के उसको हाथ मिलाना पड़े। और ये एक एग्जांपल मैंने दी है, और ये इतनी सीरियस थी कि हम वॉर होने वाली आप थी, ठीक कह रहे हैं। और उस वक्त जी दिस इज द प्रॉब्लम। अगर आप मना के ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम का वक्त है, तो आइंदा आने वाले दिनों में और डिस्कस करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, शेख वकास अकरम साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।